हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल। हेनरी फेयोल ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि भैया आप अगर मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप देखोगे कि ये कुछ यूनिवर्सल से प्रिंसिपल है जो हर जगह आपको दिखाई देंगे। क्योंकि हेनरी फेयोल ने इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को बनाया, बहुत ज़्यादा उसने अपनी फैक्ट्री में इन चीज़ों को अप्लाई किया मैनेजमेंट करते वक्त। तो उसने देखा कि ये तो हर जगह अप्लाई होते हैं भैया। तो देखा गया कि आने वाली और कई तरह की कंपनीज के अंदर भी यही सेम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होने लगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइजेशन हुआ और देखा गया कि जहां पर भी मैनेजमेंट की बात आती है तो ये प्रिंसिपल्स वहां सब जगह अप्लाई होने लगे। तो इन नंबर इफ वी टॉक अबाउट ये 14 प्रिंसिपल से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए। तो आज हमने दोस्तों डिस्कशन इसी का करना है। अब मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स देखते जाइएगा, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपके एग्जाम में इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं और उसके एक एक प्रिंसिपल के बारे में भी आपसे बात की जा सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले फेयोल ने कहा कि भैया जब भी आप काम को करो तो उस काम को कई टुकड़ों में बांट दो, और जब भी आप उसे टुकड़ों में बांटोगे, कई टास्क, एक पूरे टास्क को कई पर्टिकुलर जॉब्स में बांट दोगे छोटे छोटे, तो आप देखोगे कि उसकी कैटेगरी के हिसाब से हमने काम किया। एग्जाम्पल देता हूं कि जूता बनाने वाली कंपनी, उन्होंने सोल अलग से बनाना है, उन्होंने उसका अपर पार्ट, उसकी कटिंग अलग काम होगा, अलग जगह होगा, स्टिचिंग का एक अलग सेक्शन होगा, पेस्टिंग का एक अलग सेक्शन होगा, पॉलिशिंग और पैकिंग का एक अलग सेक्शन होगा। तो उन्होंने उस काम को कई टुकड़ों में बांट दिया। आप एक पिज्जा डिलीवरी, हमारी डोमिनोज की बात कर लो, जरा देखो कि एक पर्सन, अब जब आप जाते हो तो क्या हो रहा होता है, सामने आपको पिज्जा डिलीवरी के अंदर इस डोमिनोज में सब कुछ दिख रहा होता है सामने। आप जाते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, एक पर्सन आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपसे पैसे लेता है, वो ऑर्डर फिल कर देता है, वो चला जाता है कहाँ पर, वो सीधा जो है पिज्जा बनाने वाले पर्सन के पास चला जाता है, उसके सामने आ जाता है कि क्या क्या पिज्जा बनाना है। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? वो पूरा का पूरा पिज्जा वहां पर पीछे बना रहा है, उसको जाके फिर अवन में डालता है। वो पिज्जा बनने के बाद एक व्यक्ति दूसरा है जो उनको निकाल निकाल के पैक कर रहा है, और साथ में एंड में दूसरा व्यक्ति आपको डिलीवर कर देता है। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। और अगर आप उसे घर पे ऑर्डर करते हैं, घर से ऑर्डर कर रहे हैं, तो पहले कोई आपका वहां आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपका ऑर्डर लेगा, आप पेमेंट करेंगे, वहां पर एक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो है सब काम करके आगे ऑर्डर प्लेस करेगा कि हाँ जी अब पिज्ज़ा बनाओ, पिज्ज़ा बनाया जाएगा। और जो मैनेजर उसको पूरे स्टोर को रन कर रहा है वो देखेगा हाँ भाई इतना पिज्ज़ा की डिलीवरी जानी है, हो गया या नहीं हो गया। वो असाइन करेगा कि इस एरिया वाले डिलीवरी के एक्सपर्ट अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे। सो कहने का मकसद ये हुआ कि किसी भी काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आपने करना तो उसको कई टुकड़ों में बांट देना पड़ता है। यही सेम चीज हेनरी फेयोल ने भी बताई और उसने कहा कि भैया वर्क को डिवाइड कर दो। आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज में फाइनेंस का काम अलग हो रहा है, मार्केटिंग का अलग हो रहा है, प्रोडक्शन का अलग हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है, तो भैया स्पेशलाइज्ड काम है वो। उसने कहा कि भैया किसी भी काम को जब आप डिवाइड कर देते हो तो अब आप उसी पर्टिकुलर हिस्से के लिए स्पेशलिस्ट लोगों को जो है उनको हायर कर सकते हो। एक व्यक्ति मार्केटिंग में आपने हायर किया तो उसकी मार्केटिंग का ही एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग की नॉलेज है, तो वो उसी काम को कर रहा है। एक व्यक्ति को जिसको फाइनेंस के लिए हायर किया तो भैया फाइनेंस के लिए काम कर रहा है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपने उस वर्क का प्रॉपर डिविजन किया था। सो हेनरी फेयोल का कहना था कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने काम को टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो इसका मीनिंग क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखें मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और उसके बाद क्या कहा
ईच टास्क और जॉब शुड बी परफॉर्म बाय अ स्पेशलिस्ट और अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय। वो उस काम में ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आके वो काम कर रहा है। सो एक कंपनी की बातें करेंगे तो भैया एक कंपनी अपने सारे डिपार्टमेंट्स को कई हिस्सों में बांट देती है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एटसेट्रा। इससे स्पेशलाइजेशन आता है और उससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते हैं। वेरी 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 सिंपल। अब एग्जाम्पल आपके सामने ये डोमिनोज का है ही, आप इसे देख सकते हैं। डोमिनोज डिलीवरी पिज्जा एट योर होम, डिलीवर्स दिस पिज्जा एट योर होम विद इन 30 मिनट्स। अब जरा सोचो अगर 30 मिनट के अंदर वो आपके घर पे डिलीवर करने की बात करते हैं तो भैया उसमें आपने ऑर्डर लेने के बाद जो है भैया उन्हें बनाना भी है, डिलीवर भी करना है, तो इट टेक्स टाइम। अगर ये सारा का सारा काम उनके टीममेट्स में डिवाइड ना हो तो क्या ये काम सही तरीके से हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। सो इस केस में होता क्या है, डिफरेंट टास्क होते हैं और डिफरेंट वर्क जो है वो स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। सो पर्सन एक व्यक्ति है जो इंटरैक्ट करेगा, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव उस ऑर्डर को हैंडल करेगा, राइट। उसके बाद पर्सन एक व्यक्ति ऐसा होगा जो वो पिज्जा बनाएगा, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, मैनेजर एक उसको स्टोर को रन कर रहा है पूरा का पूरा, हाँ यहाँ से ऑर्डर आया था कि गया है नहीं गया, वो असाइन करेगा, और जिस डिलीवरी एक्सपर्ट को वो असाइन करेगा वही जाके उस ऑर्डर को डिलीवर करेगा। तो ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको एक और भी दे दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शूज़ बनाने वाली कंपनी में कटिंग डिपार्टमेंट अलग है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट अलग है, पेस्टिंग डिपार्टमेंट अलग है, उसके बाद अगला एक पॉलिशिंग एंड पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है, राइट। उसके अलावा भी बहुत डिपार्टमेंटलाइजेशन वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल जो आपको समझाना था वो था डिविजन ऑफ वर्क दैट वी हैव डन। अब एक उससे भी एक लेवल अप की बात सुनो। ये बात तय है कि भैया कोई भी जब काम करते हैं तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो टॉप पर होगा, वो अपने नीचे वाले व्यक्ति को ऑर्डर देगा कि भाई आपको ये काम करना है, वो अपने नीचे वाले बंदों से काम कराएगा। जैसे कि हमने टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। तो टॉप से लेके बॉटम तक जब हम जाते हैं तो ये है, मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट। जब यहां से हम नीचे जाते हैं तो हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बोलो यस और नो। ऊपर से नीचे जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, और नीचे से ऊपर जो है वो क्या जाते हैं, सजेशंस जाते हैं, या रिपोर्टिंग जाती है। क्या जाती है? रिपोर्टिंग। जो ऑर्डर उन्होंने ऊपर वाले लोगों ने दिया वो कितना काम हो गया, उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? ये सजेशन दूसरा पार्ट है। पहला है रिपोर्टिंग, कि उन्हें रिपोर्ट करना है। भैया क्यों? क्योंकि ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भैया आप ये काम करो। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी ने एक बहुत बड़े प्रोडक्ट्स को मतलब बनाने का प्लान किया है, अब वो उसे बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहला एक काम होगा कि जी ये बड़ा ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, एक पर्सन ऐसा होगा जो हेड करेगा सेल्स डिपार्टमेंट को, वो अपने नीचे सेल्स मैनेजर्स को बताएगा कि तुम्हारा ये टारगेट है और तुम्हें ये डील क्रैक करनी है। सेल्स मैनेजर जाएगा, बायर से बात करेगा, तो जब बायर से वो बात करेगा तो भैया वहीं पर डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो भैया जो सेल्स हेड है उसने ऑटोमेटिकली जब ये सारे काम किए होंगे तो सेल्स मैनेजर को ये पावर भी दी होगी कि तुम वहां नेगोशिएशन कर सकते हो। मान लीजिए कि क्रेडिट पीरियड की बात होती है। I'm so sorry। मान लीजिए क्रेडिट पीरियड की बात होती है और कहा जाता है कि ठीक है तुम ये डील क्रैक करके आओ। तुम चाहो तो उन्हें 40 दिन का 50 दिन का क्रेडिट दे देना। सामने वाले व्यक्ति 60 दिन का 70 दिन का क्रेडिट मांग लेता, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे भाई? तो ऐसी सिचुएशन में उस सेल्स मैनेजर के पास अपनी एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो वहीं पर डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो आपने उसे अथॉरिटी तो दे दी, लेकिन उसके साथ साथ उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी कि भैया किसी भी हाल में ये मत सोच लेना
कि तुम जो चाहो कर लो। ऐसे केस में अगर तुम सामने वाले की बात मान के आ रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा प्राइस दिलवाओ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमें क्रेडिट पीरियड का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड अप्लाई उसे दिया है तो भैया उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, और अगर वो कम पीरियड लेता है तो हम उसे डिस्काउंट दे देंगे। तो यानी किसी भी हाल में तुम्हारी अगर कोई अथॉरिटी हमने दी है तो उसके साथ साथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलती है, तुम्हारा ऑब्लिगेशन भी चलता है कि तुम्हें वो ऑप्टिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है सिचुएशन का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो किसी भी अथॉरिटी को आप मिस यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया कि जब आप टॉप लेवल से नीचे वाले बंदे को ऑर्डर देते हो कोई काम करने के लिए, तो भैया उसके पास आप अथॉरिटी भी देते हो इस काम को करने की। ऊपर से नीचे आती है अथॉरिटी, ठीक है, यानी पावर। इसके पास सबसे ज्यादा पावर थी तो उसने उसको नीचे वाले को थोड़ी पावर दे दी। इसके पास और ज्यादा पावर थी, अपने हिस्से की कुछ पावर इसने लोअर मैनेजमेंट को दे दी। तो कहने का मतलब ये कि ऊपर से लेके नीचे गई अथॉरिटी, लेकिन अब जिस जिस व्यक्ति को ये अथॉरिटी दी गई है भैया उसकी ड्यूटी बनती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो पूरा करे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो बेसिकली यहां पर फेऑल का कहना था कि केवल अथॉरिटी देके काम मत चला लेना, कि आपने अपने जूनियर्स को अथॉरिटी दे दी। भैया अथॉरिटी देके खाली काम नहीं चलेगा, आपको साथ में उसे रिस्पॉन्सिबल भी बनाना पड़ेगा। इस बात को उसे समझना होगा कि अथॉरिटी अगर दी गई है तो साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो डील जब क्रैक करे तो वो कंपनी के बेनिफिट में हो। प्रोडक्शन की बात कर लो, मतलब आप किसी भी फील्ड की बात कर सकते हो। अगर प्रोडक्शन की बात की गई और उसने नीचे वाले पर्सन को कहा गया ठीक है भाई तुम्हारी जो मर्जी आए उसके अंदर बेस्ट प्रोडक्ट बनाओ, तो बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में वो अननेसेसरी कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कॉस्ट को भी मैनेज करता हुआ चले। तो अथॉरिटी दी तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, ये ना हो कि पता चले साथ में उसके लॉसेस ज्यादा बढ़ गए। सो यहां पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों का एक मिक्सचर जो है वो होना चाहिए, ये कहा हेनरी फेऑल ने। तो अथॉरिटी क्या है? राइट टू कमांड, राइट टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, कि अपनी बात मनवाना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। हमने उसको अथॉरिटी दी बट वो रिस्पॉन्सिबल भी है अपने एक्शंस के लिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो एक हमें ऑप्टिमम बैलेंस बनाना है। खाली अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो बेकार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन काम करने की अथॉरिटी नहीं दी तो भी बेकार है भैया, राइट? सो देयर मस्ट बी ऑप्टिमम बैलेंस इन दैट। तो मैंने आपको इसमें मार्केटिंग का एग्जांपल दिया, सेल्स का। दूसरा मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया प्रोडक्शन का, राइट? इसमें किसी भी चीज के आप अपने एग्जांपल सोच सकते हैं। सो ये आ गया हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, राइट? आइए पढ़ें इसे। अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड और एग्जैक्ट ओबीडियंस, ठीक है कि नहीं? अपनी बात मनवाने की पावर होना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्लिगेशन है आपको, आपके ऊपर, कि आपको वो काम करके दिखाना है। तो खाली अथॉरिटी दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो भी काम नहीं चलेगा। देयर मस्ट बी एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन देम। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। देयर मस्ट बी ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली अथॉरिटी दोगे तो मिसयूज करेगा, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। जब उसकी कोई बात ही नहीं मानेगा, वर्कर बात ही नहीं मानेगा, अरे भाई तू कौन है, तू भी हमारे जैसा ही, हमारे लेवल का है, हमें किस बात की अथॉरिटी दिखा रहा है। लेकिन अगर उसी को मैनेजर बना दिया, सबके सामने कह दिया इन्हीं की बात मानोगे, तो भैया सब कहेंगे ठीक है बाबूजी मानेंगे सारी बात। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आइए देखें, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी मिसयूज्ड and responsibility with inadequate authority makes the work ineffective, बेकार काम हो जाएगा। सुन लो। So while negotiating a sales deal, sales manager finds that giving credit period of 60 days would clinch the deal। मान लीजिए कि एक सेल्स मैनेजर को लगता है जी 60 दिन का अगर हम क्रेडिट दे दें तो भाई ये डील हमें मिल सकती है, लेकिन जो उसको अथॉरिटी मिली हुई है वो तो मैक्सिमम 40 दिन का उधार देने की मिली हुई है। अब सिचुएशन ये है कि जो उसके टॉप मैनेजर्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि अगर हमने इससे बढ़िया काम लेना है तो भैया उसको प्रॉपर अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी वो डील लाने की, लेकिन ये कह दिया गया कि भैया 40 दिन से ज़्यादा तुम उधार नहीं दे सकते।
अगर यहीं पर उसको थोड़ी लिवरेज दी होती कि चलो भाई अगर ज़रूरत पड़े तो तुम उसे ज़्यादा जो है उसे ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देना, लेकिन उस केस में प्राइस हाई चार्ज कर लेना। ऐसी सिचुएशन में जब आप उसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, अथॉरिटी भी दोगे, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, तो डेफिनेटली काम बढ़िया होगा। सो हियर देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मे कॉज ह्यूज लॉसेस टू द कंपनी। सो जो मैंने आपको क्या बताई बात कि भैया क्रेडिट पीरियड दिया, लेकिन साथ में अथॉरिटी तो दे दो एक्स्ट्रा करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग से डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोनों चीजें हमें यहाँ पर देनी होंगी। इज दैट वेरी क्लियर? तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे ऑर्डर्स आते हैं, नीचे से ऊपर रिपोर्टिंग जाती है और सजेशंस आते हैं। करेक्ट? अब बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही हमारा डिसिप्लिन है। आप देखोगे कि अगर किसी इंप्लॉय को इंडक्ट किया गया, उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया, तो सबसे पहले उसकी पोजीशन, उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन होता है पहले तो एक और फिर उसे एक हैंडबुक पकड़ा दी जाती है, एम्प्लॉय हैंडबुक। उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, भैया तुम्हें अपने सीनियर से और अपने जूनियर से कैसे डील करना है, अपने पीयर्स से यानी अपने लेवल के बंदों से कैसे डील करना है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कौन कौन से काम तुम्हें करने पड़ेंगे। तो ये जो एम्प्लॉय हैंडबुक है, ये जो सर्विस एग्रीमेंट्स हैं, ये पहले ही तय कर लिए जाते हैं। और जितने भी सीनियर लेवल के बंदे हैं, उन सबकी ये ड्यूटी बनती है कि जब वो इसे बनाए तो ये जुडिशियस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय के ऊपर कोअर्सिव नेचर बना दिया कि एम्प्लॉय बेचारे उसके नीचे दबी गए। सो दैट एग्रीमेंट शुड बी फेयर, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। इज दैट वेरी क्लियर? सो अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो भैया उसके लिए इस तरह के रूल्स बनाने जरूरी हैं, रेगुलेशंस बनाने जरूरी हैं, ताकि क्लियरली एक चीज एक्सप्लेन हो जाए कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। करेक्ट? दूसरी बात, अब ये रूल्स जो हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और आपके लोअर लेवल, सभी लेवल्स के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भैया टॉप लेवल का बंदा आएगा तो वो एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा और लोअर लेवल का आएगा वो साइन नहीं करेगा, सब करेंगे। एम्प्लॉय हैंडबुक में सबके लिए लिखा होगा कि सबको क्या क्या करना है उनके लेवल के अनुसार, तभी तो इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाएगी। सो अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया तो भैया ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो होंगे, मैनेजमेंट इफेक्टिव हो पाएगी। जो बढ़िया तरीके से उसको फॉलो करेगा उसको रिवॉर्ड दो, जो उसको नॉन ओबीडियंस दिखाएगा, जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसको प्रताड़ित करो, पीनलाइज करो, पेनल्टी लगाओ, फाइन लगाओ उस पर। सो दिस इज हाउ डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड, राइट? तो अगर एक क्लियर कट चीज बता दी गई कि आपको मान लीजिए कि ये काम करना और ये नहीं करना, तो आप देखोगे कि अगर आपने गलत काम किया तो पेनल्टी लग गई, बढ़िया काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिला। मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इस तरह से लिखा होता है। तो जब सब नामों में एक बंदे की फोटो लगी है कि हाँ जी ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, और आप जाके जब उनसे बात करते हो, देखा जा रहे ये तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की फोटो लगी है और हम उसी से बात कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया लगता है। देखो जी कितना बढ़िया सर्विस दे रहा होगा, और उसको भी बढ़िया लगता है कि हाँ यार देखो कि मैंने अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस थी मुझे दी गई, मैंने उसको सबको अच्छी तरह से फॉलो किया है। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय को रिवॉर्ड कर दिया आपने। लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, वहां पर आपको क्लियर कट मेंशन है कि जब भी आप वहां पर कुछ भी कुक कर रहे होगे तो आपने आपके बाल ना गिरे, तो इसलिए सिर पर आपको कुछ पहना होना चाहिए, आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, उस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उन्होंने पूरे के पूरे तरीके बनाए हुए हैं कि आपने अगर मान लो कोई चीज़ बनानी है तो मास्क लगा होना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप जाते हो किसी वोडाफोन के स्टोर पे जाते हो, मान लीजिए किसी एयरटेल के स्टोर में चले जाते हो, तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो लोग वहाँ पर आए हुए हैं उनकी प्रॉपर एक ड्रेस है। ऐसा नहीं कि कोई भी घर के किसी भी तरह के कपड़े आगे पहन के अपना वहाँ पर आके बैठ गया स्टोर में, ऐसा नहीं है। उनकी एक प्रॉपर ड्रेस है, उस ड्रेस को पहनने का एक स्टाइल है सॉरी, और उसी तरीके से किस तरह से अपने आप को ग्रूम रखना है उसका ध्यान रखना है। ये नहीं वहाँ पर कोई भी आ गया और दाढ़ी बड़ी हुई है, किसी की मूछें बड़ी हुई हैं और आ गया यहाँ पर
भैया वो प्रॉपरली क्लीन होगा, शेव उसकी होगी, हेयर कट प्रॉपर होगा, ये नहीं बाल बड़े हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं। तो इसी तरह से जो गर्ल्स हैं उनके लिए प्रॉपरली पता होगा कि आपको क्या क्या कैसा मेकअप करना है। बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करना, अगर आपको कुछ इयरिंग्स पहने तो बहुत छोटे होने चाहिए, रिंग्स वगैरह नहीं पहनी होनी चाहिए, मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए, लाइट कलर की नेल पॉलिश, ये सब। सो कहने का मतलब है ये आपके एक तरह से रूल्स बना दिए गए कि जब कस्टमर आए तो आपका उन पर कैसा प्रभाव पड़ना चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? तो यही सेम चीज मैंने मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया कि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन, और एक इस तरह की टेलीकॉम कंपनी का एक स्टोर का एग्जांपल दे दिया कि वहां पर किस तरह का डिसिप्लिन है। उसी तरह से प्रोडक्शन में भी कई तरह के डिसिप्लिन हो सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये काम करना है, नहीं किया तो पेनलाइज करेंगे, आपको सेफ्टी गियर्स पहनने हैं, सेफ्टी गियर्स पहने बिना प्रोडक्शन हाउस में नहीं जा सकते। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो है हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, उनको हर व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट बीइंग सेड बाय हेनरी फेयोल, और उन्होंने कहा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भैया। तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस सबसे पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं, और लिखा है डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर इट। और फेयोल के मुताबिक अगर आपको सुपीरियर लेवल पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है तो भैया डाल दो कि जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी ये बनाते हो एग्रीमेंट वगैरह, तो वो फेयर होने चाहिए, जुडिशियस होने चाहिए। पेनल्टी भी इतनी ज्यादा मत लगा दो कि सामने वाले व्यक्ति पर बोझ पड़ जाए, और इतनी कम भी मत लगाओ कि किसी को उसका डर ही ना हो। फेयर होना चाहिए एग्रीमेंट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया जाए, ये मैंने आपको बातें सारी बताई थी कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स हैं, उनको अगर आपने क्लियर कट डिफाइन नहीं किया तो फंस गए आप। तो पहले डिफाइन कर दो, उन्हें अच्छी तरह से डिफाइन कर दो। इफेक्टिव मैनेजमेंट करना चाहते हो तो करोगे ऑल लेवल्स पर, इससे आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया। रिवॉर्ड्स, आपको अच्छा काम करने पर इमीडिएटली रिवॉर्ड देना होगा इफ दे आर ओबीडियंट अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो भैया पीनलाइज भी इमीडिएटली उन्हें कर दो इन केस ऑफ नॉन ओबीडियंस। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको मैकडोनल्ड का दिया था, वो ये सेम है। इन मैकडोनल्ड्स देयर आर क्लियर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द डिसिप्लिन टू बी मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉइज जो है रिवॉर्ड किया जाता है, उनको रिकग्नाइज किया जाता है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर फोटो लगी हुई है, ठीक है, स्टोर आप जाके देखोगे मैकडोनल्ड के अंदर, तो वहाँ पर पेनलाइज किया होगा तो सबको दिखाएंगे नहीं, लेकिन पीछे अगर कोई गलत बात हो गई या वो कस्टमर से मिसबिहेव करता है तो भैया वहाँ पर कैमराज लगे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। मिसबिहेव के चक्कर में उसको निकाला भी जा सकता है कि आपने मिसबिहेव कैसे किया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि डिसिप्लिन के अंदर आते हैं। ये था हमारा तीसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बढ़िया से एग्जाम्पल देके कराया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा बहुत। अब आता है ये 4th नंबर का, इसे कहेंगे हमारा है क्या, ऑर्डर है। ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि हमने ऑर्डर दिए, वो वाले ऑर्डर्स नहीं है ये। ऑर्डर का मतलब है कि बिल्कुल एक तरीके, एक सलीके से काम करना। ठीक बात है कि नहीं? हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और वो चीज उस प्लेस पर होनी चाहिए, इसे बोलते हैं ऑर्डर। क्या वर्ड्स कहे मैंने? हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस हो और हर चीज उस प्रॉपर प्लेस पर हो। दिस इज व्हाट इज ऑर्डर। आइए मैं आपको बताता हूं कि सोशल ऑर्डर, आप देख रहे हो कि हर व्यक्ति को यहां पर हमने एक अलग बैठने का स्थान दे दिया है। से यस और नो। हर एक का अपना एक डेस्क है, वहां पर वो अपना सामान रख सकता है, वहां पर वो अपना काम कर सकता है। ये है सोशल ऑर्डर मेंटेन करना। जो सीनियर्स हैं उनके लिए देखो ये केबिन बनाया हुआ है, अंदर केबिन में आप जा सकते हैं, वहां पर देखोगे कि सीनियर बैठे हुए हैं और आप ये देख रहे हो कि हर व्यक्ति अपने अपने काम पर बिल्कुल लगा हुआ है। उसके बैठने का डेस्क है, उसी डेस्क पर जाके बैठ के वो काम करता है। अगर किसी ने उसे ढूंढना हो तो ये नहीं कि वहां पर सबको फोन कर रहे हैं भाई कहाँ गया, अरे सीधा उसके डेस्क पर जा, वो मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इज सोशल ऑर्डर। एक फैक्ट्री में अगर मटेरियल की बात करूं तो भैया देखो आपको ये नजर आ रहे हैं कि कितने तरह के टूल्स हैं। हर टूल की यहाँ पर हमने देखो एक जगह बनाई हुई है और वो जगह पर ही वो सारे के सारे टूल्स हैं।
अब बताओ इतने हज़ारों टूल्स अगर होंगे तो उनको ढूंढने में दिक्कत होगी या नहीं। इसे कहते हैं मटेरियल ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारा दो तरीके का हो सकता है, सोशल ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर। हर पर्सन की भी एक जगह है और वो पर्सन उस जगह पर हो। ऐसा नहीं कि भैया सीट से चिपका देंगे उठेगा ही नहीं, फेविकॉल लगा के चिपकाएंगे नहीं उसे, बट ये है कि वेन एवर यू वांट टू अप्रोच हिम वो वहां पर अवेलेबल होगा, अभी नहीं तो कहीं से मीटिंग करके वहीं पर आगे बैठेगा। तो ये है सोशल ऑर्डर, दिस इज फॉर पीपल, राइट। पर्सन का प्लेस है और वो पर्सन उस प्लेस पर मिलेगा। मटेरियल का भी, टूल्स का भी एक ऑर्डर है, उसका भी प्लेस है और वो उस प्लेस पर मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट इज ऑर्डर। सो इन दिस प्रिंसिपल, ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, रादर इट मीन्स कीपिंग एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस एंड कंडीशन, राइट। इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो ये जो सोशल ऑर्डर है ये ह्यूमन रिसोर्सेज को बताता है, मटेरियल जो है ये फिजिकल रिसोर्सेज को बताता है, राइट। सो देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्लेस of everything to facilitate smooth working and avoid wastage of resources. And if this order is maintained, each and every resources वो सारे के सारे कहाँ होंगे, अपनी जगह पर मिलेंगे, कोई confusion नहीं होगा, कोई delay in working नहीं होगा। Is that very very clear or not? So this is what is order all about. ऑर्डर में जैसा कि मैंने बताया एक मटेरियल ऑर्डर है और एक है सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस there should be a proper place for all physical resources, right। जैसे भी एग्जाम्पल आपको इस इमेज में दिखाया मैंने। सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस फॉर ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज एज पर देयर डिजिग्नेशन। जैसे मैंने बताया अभी आपको, किसी का तो केबिन बना हुआ है और किसी का कोई स्मॉल जो है डेस्क बना हुआ है, डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो एग्जाम्पल क्या है भैया, अब ऐसी सिचुएशन में इफ अ वर्कर नीड्स सम टूल, they must know the place where he can find, otherwise he will waste the time in its search. Simple सी बात है। If a worker wants to meet any superior co-worker or subordinate in the organization, then that person should have a designated place where he can find that person. Is that very very simple or not? तो भैया वो वहां पर हमें दिखना चाहिए। Is that clear to everyone? तो हमने अभी ऑर्डर भी पढ़ दिया, चार चीजें हमने कर ली हैं भैया। अब पांचवी चीज पर चलेंगे, विच इज यूनिटी ऑफ कमांड। मैंने आपको ये पहले भी एग्जाम्पल बताया होगा कि भैया अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करना है तो एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति की ही इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि अगर कुक एक है मान लीजिए आपके घर पे, और कुकिंग कर रहा है, डिश बना रहा है, इधर से आपकी मम्मी आई, चल भाई ये क्या कर दिया तुमने, ये मिलाओ उसमें, ये नहीं ऐसा करो। वो जैसे ही गई कुक अपना वैसे काम करना शुरू हुआ, उसके बाद पिताजी आ गए, हाँ भाई तुमने ये क्यों नहीं मिलाया, ऐसे नहीं ऐसे करो। अब पता चला दो लोगों ने मिल के एक कुक को जो है अपनी अपनी इंस्ट्रक्शन दी, जो सब्जी बनेगी बेकारी बनेगी, ये बात पक्की है, तय है। दैट इज वाई इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हर व्यक्ति का काम करवाने का तरीका अलग है। सो देयर शुड बी ओनली यूनिटी ऑफ कमांड। वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल सुपीरियर। मल्टीपल अगर कमांड्स मिलने लग जाएंगी तो उसे नहीं समझ में आएगा, वही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भाई किसकी बात सुनूं, किसकी नहीं सुनूं। इनएफिशिएंट जो होंगे उसको तो मजा आ जाएगा, काम तो वैसे ही नहीं करना था, वो बोलेगा जी आपने ये बोला लेकिन उन्होंने ये बोला तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं, वो काम से भागने का प्रयास करेगा। लेकिन जो लोग ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं, जो मेहनत से ऑलरेडी काम कर रहे हैं भैया, वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, भाई जो मैं काम करना चाहता हूं कर ही नहीं पा रहा, कुछ करना चाह रहा हूं ये कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, क्या करूं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब एम्प्लॉइज की बात करें तो भैया अगर एक व्यक्ति से ऑर्डर ले रहा है तो एक ही व्यक्ति को आंसरेबल होगा, अगर दो तीन लोग हैं तो भैया सबके प्रति आंसरेबल होगा, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो अगर एक से ज्यादा सुपीरियर आपने रख दिए तो समझ लो डिसिप्लिन तो गया, गायब हो गया, डिसिप्लिन खत्म हो गया, ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, स्टेबिलिटी कभी आएगी ही नहीं आपके काम में, ठीक बात है कि नहीं। और अथॉरिटी जो है, जो आपने अथॉरिटी दी थी उसका जो पर्पस था वो डिफीट हो जाएगा, क्योंकि आपने अथॉरिटी दो बंदों को दे दी भाई, तो काम कैसे होगा, कोई भी नहीं करवा पाएगा, आपस में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज वाई डुअल सबऑर्डिनेशन, ठीक बात है कि नहीं, डुअल सबऑर्डिनेशन बिल्कुल बेकार है।
ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए क्या करो, यूनिटी रखो, सिंगल पर्सन ही कमांड करेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर और नॉट? तो मान लिया जाए कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चल रहा है, वहां तक प्रोडक्शन वाला कहता है भाई नहीं, क्वालिटी के स्टैंडर्ड मेंटेन करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करो, मुझे हर चीज बढ़िया निकल के यहां पर दिखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए, मेरी इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सामान वापस ही आना चाहिए। अब हेड ने सेल्स डिपार्टमेंट वाले को ही बोल दिया कि भाई तुम्हें मैंने बोला था सेल्स का जरा पता करो, वो कहेगा जी सेल्स का तो ऑर्डर मिल गया, प्रोडक्शन वाले जो है नहीं कर पा रहे। अब वो प्रोडक्शन हेड से बात करने की बजाय अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात करे कि भाई प्रोडक्शन तेज करो, मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, अब उसी एम्प्लॉय को प्रोडक्शन हेड भी गाइड कर रहा है और सेल्स हेड भी गाइड कर रहा है। जरा बताओ, एक व्यक्ति कह रहा है भाई सोच समझ के, खराब चीज नहीं बननी चाहिए, क्वालिटेटिव बनना चाहिए, सेल्स वाला कह रहा है भाई तू बनाए जा, मुझे नहीं पता क्वालिटी क्या है। तो यानी दोनों तरफ से अगर उल्टी सीधी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो वो ये एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो प्रोडक्शन इंचार्ज है, प्रोडक्शन हेड है या सेल्स हेड है, भैया इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो अगर सही चीज होती तो क्या होता, सेल्स हेड डायरेक्टली जाके प्रोडक्शन हेड से बात करता, जी आप जैसे जैसे इसको कराना है थोड़ा तेजी से कराओ, डायरेक्टली उसे एम्प्लॉय से बात नहीं करनी चाहिए थी। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? तो इसमें कुक वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ये सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला एग्जाम्पल दे दिया, करेक्ट। चलिए अब चलते हैं आगे। सो यूनिटी ऑफ कमांड में सबसे पहले मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। एक ही व्यक्ति से वो क्या करेगा, ऑर्डर्स को रिसीव करेगा। मल्टीपल कमांड्स क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग ऑनेस्ट एम्प्लॉइज। ये तो मैंने बात बताई थी, जो ऑनेस्ट होगा बेचारा वो तो परेशान हो जाएगा, और इनएफिशिएंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का मौका मिल जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? सो कितनी इंपॉर्टेंट बात थी ये। एम्प्लॉइज जो हैं वो आंसरेबल होने चाहिए सिंगल सुपीरियर को। ये नहीं कि सारी जितने भी लोग हैं सबको ही उसे ऑर्डर दिए जा रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। सो अगर ये आपने वायलेट किया तो भैया अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, अथॉरिटी देने का पर्पस डिफीट हो जाएगा, राइट? इफ इट इज वायलेटेड तो भैया अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस आर कमिंग अप। और जो डिसिप्लिन है वो जेपर्डाइज हो जाएगा, यानी अब डिसिप्लिन तो भैया कहाँ रह गया, कौन किसकी बात माने पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद ऑर्डर जो है, जो काम का ऑर्डर था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो एक सलीके से काम चल रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और स्टेबिलिटी इसमें आपकी खत्म हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम एरिया इन दिस, करेक्ट? हाउएवर द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ दिस प्रिंसिपल इज डुअल सबऑर्डिनेशन। अगर आपने यहां पर मान लीजिए यूनिटी ऑफ कमांड ही करा, एक ही व्यक्ति का किया, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दो दो करने लग गए तो डुअल सबऑर्डिनेशन बन गया, यानी दो व्यक्तियों की तरफ वो जो है जिम्मेदार हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वो एज इट इज एग्जाम्पल दिया था, वी आर गोइंग टू रीड दैट। क्या लिखा है? इफ द एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज, तो उसके बाद सेल्स इंचार्ज जो है अब इंस्ट्रक्ट करेगा एम्प्लॉइज को कि भैया जल्दी से जल्दी पेंडिंग ऑर्डर पूरे करने हैं, जरा स्पीड बढ़ाओ इस काम के लिए। सो इफ हियर बोथ प्रोडक्शन इंचार्ज एंड सेल्स इंचार्ज मस्ट कोऑर्डिनेट ऑन द प्रोडक्शन, अब उनको ये इसमें कोऑर्डिनेशन करना ही चाहिए था, और अगर यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड उन्होंने नहीं की तो भैया फंस जाएंगे, राइट? तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे, और अब आएगा हमारे सामने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का काम। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का काम मतलब ये है कि आप सब लोग एक ही गोल की तरफ अग्रसर है, एक ही काम कर रहे हैं आप। इट मीन्स एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव विद द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति को मालूम है कि हम एक ही चीज पर काम कर रहे हैं। जैसे इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा कि इन सबका मकसद क्या है, एक बढ़िया सी बिल्डिंग बनाना। हर कोई इस वक्त एक ही फ्लोर को बनाने में लगा हुआ है। उस फ्लोर के एरिया का ये पहले उसके अंदर जितने भी हैं उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। उन्हें मालूम है कि सबसे पहले इसको जितने भी ये सारे
लोहे के सरिये हैं, इनको हमने मोल्ड करके लगाना है, इतनी हाइट बननी है। हर एक काम को हमने बहुत सारे वर्कर्स के बीच में बांट दिया है कि इस पूरे के पूरे फ्लोर का ये हिस्सा आप 4 लोग करोगे, ये वाला हिस्सा आप 4 लोग करोगे। फिर जब आप सबको इसको ज्वाइन करना होगा तो इन चीज़ों से आपने ज्वाइन करना है, इस टाइम तक हमारा ये काम हो जाना चाहिए। तो सबको एक साथ इंस्ट्रक्शन दी गई कि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस वाले फ्लोर का। हर कोई अपने अपने काम में जुटा है, लेकिन सभी की सोच, सभी की डायरेक्शन दोस्तों एक ही है। हर कोई अपनी अलग डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई आया और उसने इसमें सीमेंट डालना शुरू कर दिया कि जी चलो फटाफट सीमेंट डालो। अरे भैया रुक जाओ, पहले हमने सारा का सारा स्ट्रक्चर बनाना है। तो सारे एक ही तरीके से एक ही डायरेक्शन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो उसके गोल्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव है, उसी की तरफ उनकी एक्टिविटीज सारी कोऑर्डिनेटेड है, सारे एफर्ट्स का फोकस उनका वहीं पर है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्जेक्टिव यहां पर बिल्कुल सेम तरीके से चल रहे हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं एक ही प्लान पर काम कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो यहां पर ये मान लीजिए इतने सारे वर्कर जो हैं, ये वाले इनका सिर्फ यही काम है कि आगे स्ट्रक्चर बनाते चले जाना, और एक दूसरी टीम आएगी जो मान लीजिए वेल्डिंग टीम होगी या मान लो सीमेंट को फिल करने वाली टीम होगी, लेकिन उन दोनों ग्रुप्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो वो एक ही दिशा में सारे के सारे काम कर रहे हैं, मकसद उनका एक ही होता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? लेकिन इसके लिए कितना जरूरी है कि टॉप लेवल से लेके नीचे तक सबको उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाए, उसको कम्युनिकेट किया जाए, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो कम्युनिकेशन नहीं किया और एम्प्लॉय को ये पता ही नहीं है कि भैया मैं किस ग्रुप में हूं, मैं क्या काम करूंगा, मेरे ग्रुप की क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव है, मुझे कैसे चल रहा है, तो भला वो काम कैसे होगा? दैट इज वाई ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ ही तभी पाएगी जब ऊपर से लेके नीचे तक ये सारी बातें आपने कम्युनिकेट की होगी, हर एक को पता होगा कि हमने क्या करना है। क्रिकेट की बात देख लेते हो तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है, सारे के सारे लोगों के दिमाग में होता है कि भाई ये बैट्समैन जो है बहुत बढ़िया है, इसको हमने आउट करना है। तो ऐसे केस में फील्डर्स का भी प्लान बनाया जाता है, बॉलर भी प्लान बनाता है, साथ में पीछे विकेट कीपर भी जो है उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ एडजस्ट कर रहा है। आपने क्रिकेट में ये बात देखी होगी। फुटबॉल देख लो, सॉकर के अंदर भी ऐसे ही होता है कि हमने इस तरह से इसको ब्रीच करना है, इन डिफेंडर्स को ब्रीच करके हमने अपनी बॉल को वहां पास करना है। उसके बाद जो हमारे शूटर्स हैं वो शूट करेंगे, वहां पे स्ट्राइकर्स जो हैं वहां जाएंगे आगे, और इस तरह से गोल की तरफ जाते हुए एक दूसरे को पास करते हुए स्ट्राइक करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो वो शूटर वो वाले शार्प शूटर की बात नहीं कर रहा, इसमें शूट जो करते हैं उसकी बात हो रही है। सो कहने का मकसद ये हुआ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही काम चलता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन चलती है, एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे काम कर रहे हैं। इसके हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों, हजारों। एक रेस्टोरेंट में अगर कोई डिश बन रही है तो उस डिश को बनाने वाले 4-5 शेफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही शेफ सारे के सारे काम कर रहा है। एक सॉस शेफ है जो सिर्फ सॉसेस बना रहा है, अलग अलग तरह की उसने सॉसेस बनाई हुई हैं, जो अलग अलग डिशेस में ऑर्डर ये आया कि हाँ ये वाली सॉस, ये वाली डिश का ऑर्डर आया, तो वो फटाफट से उस सॉस को गर्म करेगा, वो करके आगे पास ऑन कर देगा। दूसरा व्यक्ति उसी के इंग्रेडिएंट काट रहा होगा, अच्छा शाही पनीर बनाना है तो भैया पनीर के प्रॉपर डाइस कर रहा है वो, और दूसरे इंग्रेडिएंट मिला रहा है। उधर से हमारे पास सॉस आ गई, फिर वो उसको सौते कर रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट हो सकता है कि एक व्यक्ति एंड में जाके उसको प्लेटिंग का काम कुछ और करे। सो कहने का मकसद ये हुआ कि हर काम को जो है कोऑर्डिनेट करना है, लेकिन सभी को मालूम क्या है, एक ही डायरेक्शन कि भैया शाही पनीर की सब्जी बना के प्लेट करनी है। सो ऐसे मैं फिर बोलूंगा, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, और आप खुद भी सोच सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। सो कहने का मकसद यहाँ ये हुआ कि भैया फेयोल ने बोला कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, एक दिशा में सारे के सारे काम कर रहे हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे। इट मीन्स everyone in the organization should move with the direction of organizational goals, organizational objective, और उनके एफर्ट कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए एक ही एरिया की तरफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव एंड मस्ट हैव वन हेड एंड ऑल शुड फॉलो वन प्लान। ग्रुप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हेड उनका एक ही है कि भाई सबने अपना अपना ये काम करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो कोई मूवी देखते हो, मान लो एक टेररिस्ट ग्रुप, उसने किसी
व्यक्ति को हॉस्टेज बना लिया है, बंधक बना लिया है, तो यहाँ से आप देखोगे पुलिस की फोर्स जो है वो सारी की सारी साथ में लग गई। कुछ ऐसे लोग होंगे जो नेगोशिएटर होंगे, उनसे कॉल पे बात करेंगे, ठीक बात है कि नहीं, उनसे नेगोशिएट करेंगे कि आप क्या चाहते हो, कैसे कर रहे हो। दूसरी तरफ हमारे जो शूटर्स हैं वो प्लान बनाएंगे, ठीक है। एक टीम है जो बिल्कुल वहां से अटैक करने में लगी होगी कि किसी तरीके से अटैक वहां पर हो जाए, अगर बाई चांस भी वो कुछ करने की कोशिश करें तो अटैक कर पाए। सो कहने का मतलब, और एक व्यक्ति उनका हेड है सबका, जो सबको गाइड कर रहा है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। पहले नेगोशिएशन वाले से भी बात कर रहा है, जरूरत पड़ने पर वो शूटर्स को बोल रहा है, शार्प शूटर्स को, कि वहां पर आप अपनी फटाफट से प्लानिंग रखो, अगर कोई दिक्कत हुई तो वहां से आपको शूट करके उनको मारना है। कोऑर्डिनेशन ही तो है भैया, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हॉस्टेजेस को छुड़ाना, जो बंधक है उनको छुड़ाना। मतलब आप सोचो सही, हर चीज में आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगी। कोई भी काम करोगे, गेम हो, कोई बड़ी कंपनी हो, कोई रेस्तरां हो, कोई एक पार्टी हो, मतलब आप दुनिया भर के एग्जाम्पल सोचो। मैं तो एक ही चीज सोचता हूं कि भैया एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल में आप ये फेयोल के प्रिंसिपल डालो, हर चीज के अंदर ये कामयाब होगी। यस, so if there is any change in the plan, it should be communicated to every concerned employee। मान लीजिए ये तो आपने पहले बता दिया था कि डायरेक्शन ये है, सबने काम करना है, लेकिन अगर प्लान में जरा सा चेंज हो तो भैया वो प्लान का चेंज भी तो हर एक को बताना पड़ेगा, ताकि सारे उसी डायरेक्शन में काम करें। करेक्ट और नॉट? तो चलिए अब जो है इसमें जो एग्जाम्पल लिखा है एक बार वो भी आपको बता देता हूं। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन ये है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखोगे कि वो कई तरह के काम कर रही है। एक उनका काम है कॉस्मेटिक्स का, वो कॉस्मेटिक्स बनाने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ मेडिसिन बनाते हैं और कन्फेक्शनरी आइटम बनाते हैं। आपको होगा अरे ये क्या हो गया, सारी चीजें अलग अलग। भैया ऐसा है, उन्होंने अलग अलग डिवीजन बनाए हुए हैं, अलग अलग डिवीजन बना के उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग गोल है, उनको रिसोर्सेज भी अलग दे दिए, बंदे भी अलग है, उनके मार्केट भी अलग है, प्रोडक्शन का सारा सेटअप भी अलग है, सब कुछ अलग अलग दे दिया। तो ऐसा पॉसिबल है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही दिशा में जा रही है, एक ही मकसद है ये प्रॉफिट कमाना, लेकिन हमने उन सबको डिवाइड कर दिया है, और जब डिवीजन किया तो वो अपना डिवीजन अपने लेवल पर अलग उसकी डायरेक्शन चल रही है, दूसरे डिवीजन की कॉस्मेटिक्स की अलग डायरेक्शन चल रही है, वो अपनी अपनी डायरेक्शन में सारे अलग अलग चल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा ये मेडिसिन का हेड है, तो भैया वो हमारी अलग कंपनी है, उसकी अलग दिशा चल रही है, एक उसको दूसरी चीजों से नहीं मिलाएंगे। मेडिसिन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सबको एक ही दिशा में जाना है कि हमारा मकसद है दवाई बना के बेचना। फिर प्रोडक्शन के अंदर आ जाओगे तो प्रोडक्शन कहेगा हाँ हमारा ये मकसद है दवाई बनाना, हमारा प्रोडक्शन का मकसद है इतने समय में दवाई बना लेना, हमारा प्रोडक्शन का मकसद है कि इतनी क्वालिटी को अटेन करना। तो हर चीज के अंदर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो कि पूरे के पूरे ग्रुप ऑब्जेक्टिव से मिले होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो जो मैं एग्जाम्पल बोलता चला जा रहा हूं लिखते रहो भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि यहाँ पर तो एक आधा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बातों बातों में इतनी सारी चीजें बताता चला जा रहा हूँ, आप उसे शॉर्ट में अपने पास नोट करिए, कहीं पर भी वो काम आएंगे आपके। राइट, चलिए अब बात करेंगे दोस्तों रेम्यूनरेशन की। तो ये था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये दो चीजें जो थी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड, इन दोनों में अंतर है। आप देखोगे कि मैंने दो के ब्लॉक बनाए हुए हैं, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दो एक जैसी चीजें थी, ठीक है। इससे पहले जब आपने पढ़ा तो ऑर्डर और डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ये कुछ एक जैसी चीजें थी, इनको एक साथ कर दिया मैंने ताकि आप आसानी से समझ पाएं। फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिविजन ऑफ वर्क बांटोगे, बांटने के बाद किसी को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दोगे, तो ये दो एक जैसी चीजें हैं। दो के ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, आपको दो के ब्लॉक्स में लर्न करना आसान होगा। जैसे कि अब ये रेम्यूनरेशन बनाया, तो रेम्यूनरेशन के साथ अगला है इक्विटी। आइए देखें कैसे बनाएंगे, कैसे बात करेंगे इस बारे में। तो आप देखते हो कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास काम कर रहे हैं तो उसको एक जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए। एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे बढ़िया सैलरी चाहिए। अगर आपने उसको बढ़िया सैलरी दे दी है उसके लेवल के जैसा वो काम कर रहा है, तो भैया बहुत अच्छा होगा। सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज डेफिनेटली बेटर काम करते हैं, लॉयल रहते हैं आपके साथ, और प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में अगर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते, या अच्छा बर्ताव करते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, तो भैया उसकी वैल्यू क्या रह गई। सो रेम्यूनरेशन भैया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी सेल्स की कमीशन जो है आप एडिशनल दे दो इन एडिशन टू सैलरी।
भाई एक सेल्समैन है, सैलरी तो ले ही रहे, साथ में कमीशन और दे दो, तो एडिशनल कमीशन मिलते ही जो है उसको हौसला आ जाएगा, वो और ज़्यादा सेल्स करने का काम करेगा। तो ये जो रेम्यूनरेशन है एम्प्लॉयज़ की, वेजेस कह लो, सैलरी कह लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी काबिलियत के हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इस लेवल में सभी को इतनी सैलरी देते हैं, अरे भैया जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। सिंपल सी बात है, सैलरी अच्छी तभी मिलेगी जब आपको अच्छा आपने काम करके दिखाया। और ऐसे समय में जब जिस व्यक्ति को अच्छा काम करके अच्छी रेम्यूनरेशन मिल रही है, डेफिनेटली वो जो है क्या करेगा, आपके बताए गए काम को बेहतर तरीके से अंजाम देगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो जब रेम्यूनरेशन सेट कर रहे हैं एज अ हेड, मुझे देखना पड़ेगा भाई इंडस्ट्री में जो है क्या रेट चल रहा है, इस लेवल का क्या इसकी सैलरी क्या चल रही है, और हमारी भैया अपनी जेब की कैपेसिटी कितनी है ये भी देखना पड़ेगा। ये थोड़ी कि इंडस्ट्री के हिसाब से देंगे, अरे भैया अपनी जेब की कैपेसिटी भी तो देखो, क्या उस अमाउंट को क्या आप मैनेज कर पाओगे। दूसरा, उस एम्प्लॉय की काबिलियत भी देखो, क्या कंट्रीब्यूट भी कर पा रहा है क्या ऑर्गेनाइजेशन में, क्या नहीं कर पा रहा। अगर वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा तो भैया आखिरकार तुम उसे कैसे पैसा दे दोगे। तो तीनों चीजें देखने की जरूरत है कि हमारी जेब में कितना पैसा है, वो किस चीज के काबिल है, और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है। इज दैट वेरी क्लियर? आइए पढ़े इसे। रेम्यूनरेशन में क्या लिखा है, तो भैया रेम्यूनरेशन में लिखा है सबसे पहले मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस में, रेम्यूनरेशन इज सैलरी टू एम्प्लॉइज, और वर्कर्स जो होते हैं, जो ब्लू कॉलर्स होते हैं, उनकी वेजेस कहलाती है। समझ आई बात कि नहीं? और जब आप रेम्यूनरेशन फिक्स कर रहे हो, इट शुड बी जस्ट, रैशनल एंड शुड सेटिस्फाई द एम्प्लॉइज। ठीक बात है कि नहीं? न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काम ज्यादा करवा लिया, पैसे कम दे दिए, या पैसे ज्यादा दे दिए, काम करवा ही नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैशनल होनी चाहिए भाई, बुद्धिमानी लगाओ कि कम से कम इस काम के इतने पैसे तो मिलने चाहिए। एक समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा कि इतने कम पैसे दे रहे हो, या एक समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा, अच्छा पियोन को तुम 50,000 दे रहे हो, भाई ऐसा क्या करता है वो। सो उस एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई करे, आपका भी काम हो जाए, ये सब चीजें आपको इसमें देखनी होंगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या है मेरे भाई, दिस विल क्रिएट लॉयल्टी इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। और एक बात मैंने आपको बताई, एडिक्वेट रेम्यूनरेशन जब भी आप सेट करोगे, आपको क्या क्या चीजें देखनी होंगी। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड देख लो भैया, अपनी जेब की कैपेसिटी भी देख लो, और साथ में तुम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी देख लो, तब जाके इस सैलरी इनकम को सेट करना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब रेम्यूनरेशन तो ठीक है, लेकिन भैया उन सभी लोगों को फेयर सैलरी, फेयर बेनिफिट मिल रहे हैं और बराबर मिल रहे हैं। एक जैसे काम करने वाले लोगों को भेदभाव नहीं कि जी अच्छा ये तो हमारी रेस का है, या हमारे रिलीजन का है, या ये तो मेल है इसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, ये फीमेल है इसको कम मिलनी चाहिए, अच्छा ये हमारे देश का है तो इसे ज़्यादा मिलनी चाहिए, दूसरे देश का है तो इसे कम मिलनी चाहिए, अच्छा ये मेरी स्टेट का है, मेरी लैंग्वेज बोलता है तो भैया इसको ज़्यादा देते हैं, अच्छा ये दूसरी स्टेट से आया है, दूसरी लैंग्वेज बोलता है, इसको कम मिलना चाहिए। तो इस तरह का किसी भी तरह का भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑल डिपेंड अपॉन देयर आउटपुट। सो इक्विटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर सैलरी होनी चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। सारे के सारे एम्प्लॉइज को इस तरह से सैलरी दो कि भैया उनको लगे कि हाँ हमसे भेदभाव नहीं किया जा रहा। किस तरह से भेदभाव नहीं किया जा रहा कि भैया कलर के बेसिस पर भेदभाव नहीं हो रहा कि मैं किसी और रेस से बिलोंग करता हूँ, कलर से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई और कंट्री का नेशनल हूँ, मैं इस देश का निवासी नहीं हूँ, या मैं विदेश से आके यहाँ काम कर रही हूँ तो भैया मुझे सैलरी कम मिल रही है, दूसरे वालों को ज़्यादा दे रहे हैं अपने एरिया वालों को। या फिर ये तो भैया मेरे गाँव का है, इसको ज़्यादा सैलरी दे दो भैया, दूसरे वाले को कम सैलरी दो। अच्छा ये मेरी स्टेट का, मेरी लैंग्वेज बोलता है, चलो भैया अच्छा मेरा ही धर्म है, दोनों का धर्म सेम है, तो भैया सेम सैलरी दे दो। तो भैया ये जो है बढ़िया सैलरी दो, बाकी वाले को कम दे दो, ये नहीं चलेगा। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पर भी नहीं, और उनके काम के बेसिस पर ही आप उनको ये पैसा दोगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो ये है दोस्तों हमारी इस चीज की पूरी कहानी। पढ़ते हैं इसे फटाफट से। लिखा गया है इट मीन्स इम्पार्शियलिटी। कितनी छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह दी। सो प्रिंसिपल
emphasized on kind, just, equitable behavior of managers towards all of their workers, and there should not be any discrimination कि जी ये जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, बिलीफ या नेशनैलिटी, इस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? A laborer completes 10 units in a day. Another laborer who happens to be relative of supervisor completes 8 units, but both get equal remuneration. This violates the principle of equity. ठीक बात है कि नहीं? सेकंड लेबरर को लेस देन फर्स्ट वन क्यों मिली भैया? उसका रीजन बता दो। ठीक बात है कि नहीं? उसका रीजन बता दो कि जो व्यक्ति भैया 10 बना रहा है तो उसको पैसे ज्यादा दिए, तुमने 8 बनाई तो तुम्हें कम दिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सुपरवाइजर के प्यारे हो तो तुम्हें भी बराबर पैसे दे दिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये नहीं चलेगा। चलो मेरा रिलेटिव है, चल बेटा पैसे दे दिए एक्स्ट्रा तेरे को, जा, चाहे तूने यूनिट्स कम बनाई। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर आउटपुट। यही कहलाती है इक्विटी। तो रेम्यूनरेशन और इक्विटी ये भी हमने पढ़ लिया।